नमस्कार। आज हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के यूथ के प्रेसिडेंट जिनका नाम है तेजिंदर सिंह टिवाना, जो कि यूथ के प्रेसिडेंट हैं मुंबई स्टेट के। आज वो हमारे साथ डिस्कशन में इन्वॉल्व हैं। एक तो ये बढ़ती कोरोना की समस्या में जो अटकलें लगाई जा रही हैं प्रेसिडेंट रूल को लेके महाराष्ट्र में, और साथ ही जो हाल ही में केम हॉस्पिटल का एक बड़ा स्कैंडल सा माना जा रहा है डेड बॉडीज को लेके, उस विषय में आज वो हमारे साथ चर्चा में जुड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने का। और मेरा सबसे पहला सवाल, जैसे कि आप जानते हैं कि महाराष्ट्र स्टेट में कोविड को लेकर के बहुत ही ज्यादा एक घमासान सा चल रहा है। नो डाउट और स्टेट्स में भी है और राज्यों में भी है, पर महाराष्ट्र का गिराव ज्यादा लग रहा है। ऐसे में इसको देखते हुए जो आपको हाल ही में जो एक नई चीज देखने में आई है केम हॉस्पिटल की, मैं सीधा जाता हूं केम हॉस्पिटल पे, जहां पे एक कोविड के वार्ड में ये देखा गया कि डेड बॉडीज भी साथ हैं और साफ सफाई भी नहीं है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि क्योंकि वो जो हॉस्पिटल है वो बीएमसी के अंडर आता है, और जब बीएमसी की बात होती है तो प्रशासन की बात हो जाती है, तो ऐसे में आपको क्या ये नजर आ रहा है, कैसे आप इसको देख रहे हैं, किस रूप में ये बड़े और भयानक जा सकता है? देखिए, मुंबई के सरकारी अस्पतालों की स्थिति बयान करती है कि शिवसेना शासित महानगर पालिका की नाकामी, कोरोना से रिकवर हो रहे मरीजों और डॉक्टर सभी का मानना है कि मरीजों को मानसिक तौर मजबूत होना बहुत जरूरी है ताकि जल्द और बेहतर तरीके से रिकवरी हो सके। आप खुद ही सोचिए, लाशों के बीच मरघट के माहौल में कोई व्यक्ति अपनी सोच सकारात्मकता कैसे रख सकता है? मरीज अस्पताल में ठीक होने जा रहा है या उन लाशों की लिस्ट में शामिल होने? जब सरकारी अस्पताल में इस तरह की स्थिति लोग देखेंगे तो वो क्या सोचेंगे? लोग आज सरकारी अस्पताल में इलाज करने से भी डर रहे हैं। पहली बार मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी स्थिति देखी है जहां लोग इलाज के लिए जाने से घबरा रहे हैं। आम मरीज तो शवों को साथ रखना यह मानव धर्म का ही हनन है और मैं इसकी निंदा करता हूं। मुझे लगता है कि सरकार की नाकामी का सिला आज 15 करोड़ प्रदेशवासियों भुगत रहे हैं और यह सरकार मुंबई के ऊपर ग्रहण बनकर बैठी है। तो जैसे आपको लग रहा है कि ये ग्रहण बन के बैठी है, और एक बड़ी चीज और भी, ये केम हॉस्पिटल का देख करके बहुत एक बड़ा स्कैंडल सा आ रहा है जिसमें अंदर के पेशेंट्स मजबूर दिख रहे हैं। अगर आपने वीडियो भी देखा हो सोशल मीडिया पे, ये वायरल करने के लिए कि उनकी क्या हालत है। तो ऐसे में जब हम प्रशासन की बात करते हैं, प्रशासन में ऑब्वियसली गवर्नमेंट भी आती है, पुलिस अपने नो डाउट अपने कार्यों में लगी हुई है, गवर्नमेंट भी आती है, एक एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने की बात आती है, और जैसे आपने विफलता की बात की है, तो ऐसे आपको क्या लग रहा है कि कितने दिन और सरकार के दिन हैं, या ये सरकार आगे जाकर के बिखर सकती है? ऐसे में क्या कहना है आपका? देखिए, आपने सुना तो होगा और आपको भी महसूस होगा कि महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की लोगों ने मांग की है। पूरी महाराष्ट्र जानती है कि आघाड़ी सरकार से स्थिति संभल नहीं जा रही है। मिड मार्च में उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के कोरोना पॉजिटिव के नंबर लगभग सेम थे। 14 मार्च को यूपी में 12 केस, 14 मार्च को महाराष्ट्र में 14 केस, 27 मई को महाराष्ट्र में 56,948 केसेस, 27 मई को यूपी में 6,991। वहां की सरकार कोरोना के खिलाफ तैयारियों में जुट गई है और हमारी सरकार वर्ल्ड्स बेस्ट सीएम के कैंपेन में, और परिणाम आपके सामने है। आज हम 60,000 का आंकड़ा छूने जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश में नंबर सिर्फ 7,000 के करीब है। इस सरकार के फेल होने का प्रमाण ये आंकड़े ही देते हैं। लोगों की यह मांग इसलिए है क्योंकि आज लोग अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं कि लोगों की मृत्यु कैसे हो रही है। सड़क पर लोग दम तोड़ रहे हैं, लोग किसी के परिवार परिजन अस्पताल के बेड ना मिलने से तोड़ रहे हैं। यह बड़ी चिंताजनक विषय है और यह प्रमुख कारण है कि आज ये सब महाराष्ट्र की जो लोग हैं, आम जनता है, वो राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर रहे हैं क्योंकि उनका सरकार पर से पूरी तरह से भरोसा उठ चुका है। तो मेरा जब प्रेसिडेंट शासन की बात हुई, जिसकी डिमांड जो है वो आ रही है लोगों की तरफ से कि महाराष्ट्र सरकार अपने में सक्षम नहीं है और ये स्थिति हाथों से निकलती जा रही है, तो
ऐसे में आपको क्या लगता है कि प्रेसिडेंट रूल की जो डिमांड है, जैसे आपने बोला है कि वो लोग, और आपके हिसाब से जो आपने अभी अभी बात बोली है उसके हिसाब से वो सही लग रही है, तो ऐसे में क्या लगता है कि वाकई में जो है प्रेसिडेंट रूल आ जाएगा या इजीली आ पाएगा, या जो है कोई चीजें उसको आने में रोक लगाएंगी? देखिए, राष्ट्रपति शासन तो लोगों की, जैसे मैंने बताया, तो लोगों की मांग है। कोई भी ऑपोजिशन पार्टी वाले, जैसे भारतीय जनता पार्टी की मैं आपको उदाहरण दूंगा, उन्होंने हमारे किसी भी बड़े नेता ने या किसी भी नेता ने ऐसा नहीं कहा है कि हम राष्ट्रपति शासन लाना चाहते हैं, क्योंकि सरकार से स्थिति नहीं संभल रही है, इसलिए राष्ट्रपति शासन लाने की जरूरत ऐसे लोगों की, आम जनता की मांग है। और राष्ट्रपति शासन आएगा नहीं आएगा, ये माननीय राज्यपाल जी, उनका निर्णय है, और मैं समझता हूँ कि उनके ऑफिस से ही इस चीज के बारे में ये स्पष्टीकरण किया जाए तो सही रहेगा। तो चलिए अब अगले प्रश्न पे आते हैं, जो आर्थिक स्थिति है। जैसे आप जा रहे हैं, खास करके महाराष्ट्र की मानी जा रही है, जहां पे एक तरफ मजदूरों की भागदौड़ लगी हुई है, मजदूर जो है वो अपने घरों को जाना चाहते हैं वापस से। ऐसे में महाराष्ट्र में जो औद्योगिकरण है उसका एक तरीके से सर्वनाश दिख रहा है आने वाले फ्यूचर में, क्योंकि जब काम करने की लेबर आसानी से नहीं मिलेगी तो इंडस्ट्रीज को चलाना भी मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे में आप देखते हैं कि आर्थिक और साथ ही साथ जो लोकल चीजें हैं वो लॉकडाउन बढ़ने के कारण खुली ही नहीं जा रही, तो आम व्यवसाय भी बहुत ज्यादा इससे हिट हो रहे हैं। तो ऐसे में क्या देखते हैं कि आर्थिक व्यवस्था का क्या होने वाला है महाराष्ट्र की? गौरव जी, महाराष्ट्र प्रदेश एक बहुत बड़े आर्थिक संकट की तरफ बढ़ चुका है, और इस बात को कोई टाल नहीं सकता। केंद्रीय सरकार ने हर संभव मदद करने का पूर्ण आश्वासन दिया है, पर इसका मतलब ये नहीं कि राज्य सरकार उसकी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ ले। राज्य सरकार को भी प्रदेश की आम जनता, किसान, मजदूर, कर्मचारियों के लिए आर्थिक पैकेज की घोषणा करनी चाहिए। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र फडणवीस जी ने बहुत ही सरल रूप में फैक्ट्स और फिगर्स के साथ बताया कि कैसे सरकार आसानी से एक पैकेज घोषित कर सकता है। पर महाराष्ट्र का दुर्भाग्य है कि वह मांग को एक्सेप्ट ना करते हुए सरकार के 3 मंत्री आकर राजनीतिक टिप्पणी करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं। मेरा मानना है कि महाराष्ट्र के आर्थिक सुझाव के लिए सभी फील्ड से प्रतिनिधियों के लोग एक साथ मिलकर सरकार को एक टास्क फोर्स का गठन करना चाहिए, और युद्ध स्तर पर कैसे प्रदेश की आर्थिक गाड़ी को आगे बढ़ाया जाए इस विषय पर विचार करना चाहिए। तो जैसे महाराष्ट्र के श्रमिक और प्रवासी कामगार जो अपनी जन्मभूमि वापस लौट गए, वो लोग प्रदेश की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण भाग है। उनके वजह से कोई बड़े उद्योगों का काम काज चलता रहता है। तो आज जब वो कामगार अपने गांव वापस लौटे हैं तो अर्थव्यवस्था पे जो अर्थव्यवस्था का पहिया है वो तेजी से नहीं घूम पाएगा। सरकार को इन कामगारों को लुभाने वाली कुछ स्कीम लॉन्च करनी चाहिए, और वापस महाराष्ट्र में कैसे उनको बुलाया जाए इस बात पर प्रदेश सरकार को विचार करके एक्शन प्लान गठित करना चाहिए। तो जैसे आपने अब ये आर्थिक स्थिति की बात की, वो बड़ी ज्यादा चिंताजनक है। तो ऐसे में ये जो चिंताजनक स्थिति है, इसमें ये सरकार की, जैसे आप भी कह रहे हैं, सरकार की विफलता मानी जा रही है। कुछ और प्लानिंग हो सकता था, बट जब हम उनकी बात करते हैं तो वो लोग गुजरात का एक उदाहरण ले लेते हैं। वहां की स्थिति भी तो बहुत खराब है, और वहां पे ऑब्वियसली बीजेपी की सरकार है। तो ऐसे में अभी हाल ही में जो है कुछ इंटरव्यूज में वहां के जो आपकी अपोजिशन में जो मौजूदा सरकार है उनके लोगों ने उसका एक उदाहरण दिया है कि आप गुजरात को देख लीजिए। तो ऐसे में उसकी सच्चाई क्या है, प्लीज उसके बारे में हल्का सा टिप्पणी दीजिए, क्योंकि मुंबई और गुजरात और ये आपस में एक तरीके से कनेक्टेड रहते हैं व्यवसाय वगैरह को लेकर के। तो इसमें उनकी एक टिप्पणी है, इसका प्लीज मैं आपसे जवाब जानना चाहूंगा। देखिए, मैं व्यक्तिगत तरीके से अगर मानूं तो महाराष्ट्र और गुजरात में कंपैरिजन करने वाली कोई बात ही नहीं है कि कोरोना के इस महामारी के दौर पर महाराष्ट्र की जो फिगर्स और फैक्ट्स आप सबके सामने आ रहे हैं, गुजरात से कंपैरिजन करने वाली कोई चीज ही नहीं है। और मुझे लगता है कि सरकार के जो आला अधिकारी और सरकार के जो जनप्रतिनिधि है उनको ये सवाल भी नहीं पूछना चाहिए कि दूसरा स्टेट क्या कंपैरिजन के अंदर नहीं आना चाहिए अभी, और हमारा स्टेट कैसे अच्छी तरीके से इस कोरोना की लड़ाई से उबर कर आए, इसके बारे में सोचना चाहिए हमें। नहीं, मैं आपकी इस प्रश्न का एक और जवाब जो चाहूंगा, क्योंकि ये वो जानने चाहेंगे, क्योंकि कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया। अभी हमने यूपी के उदाहरण से महाराष्ट्र को कंपेयर किया, तो वो लोग आपको गुजरात से ऐसे दे रहे हैं। तो इसको प्लीज क्लैरिफिकेशन दीजिए, ताकि एक बात जो है वो क्लैरिफिकेशन के साथ जाए, प्लीज। गौरव जी, क्लैरिफिकेशन सिंपल है
कि आप जो मैं फैक्ट्स फिगर आपके सामने रखूंगा, तो वो फैक्ट्स फिगर गुजरात के वे बेटर देन महाराष्ट्र स्टेट है। तो आप कंपैरिजन ही नहीं कर सकते कि महाराष्ट्र ने बहुत ही अच्छा किया है, गुजरात ने बहुत ही अच्छा किया है कि महाराष्ट्र से बेहतर तरीके से कोरोना महामारी को कैसे टैकल किया जाए उसके लाइन पे चल रहे। महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री है वो घर में बैठकर, आप घर में बैठकर एक स्टेट नहीं चला सकते। आपको अपने स्टाफ को, आपको खुद मंत्रालय होकर मंत्रालय बैठकर कामकाज हाथ में लेना चाहिए। फेसबुक और ट्विटर से, सोशल मीडिया के माध्यम से स्टेट नहीं चलाया जाता। और जब तक आप मंत्रालय आके नहीं बैठेंगे तो आप जो 15 करोड़ महाराष्ट्र के जो जनता है उसको भरोसा कैसे दिलाएंगे कि आप उनके साथ होकर के? ये मेरा सवाल है सबसे बड़ा। अच्छा, और एक और साथ में, क्या हमारा जो यूपी से महाराष्ट्र को कंपैरिजन करना था, क्या वो सही था? जो आपने जैसे अपने बात करके बताया, क्या वो सही था? व्यूअर्स के लिए ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब बीच में हमने कंपैरिजन की बात की है, तो एक कंपैरिजन एक ढंग से जाए लोगों के बीच। आपकी बात जो समझने की कोशिश कर रहा हूं। गौरव जी, जो आंकड़े मेरे पास थे तो वो आंकड़े मैंने आपके सामने दिखाए एज पर प्रूफ कि महाराष्ट्र की आबादी यूपी से कम है, उत्तर प्रदेश के स्टेट से। फिर भी उन्होंने अपने जो कोरोना पेशेंट्स और जो कोरोना की जो महामारी के जो बढ़ाव है उसको उन्होंने एक नियंत्रण सीमा तक रोक के रखा है। तो ये सेम चीज हमारे महाराष्ट्र के अंदर हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री क्यों नहीं कर पाए? तो ये मेरा इसलिए कंपैरिजन था कि यूपी के फिगर्स और ये फिगर्स बताना था आपको। तो आप, एक और चीज मैं पूछना चाहूंगा आखिर में कि अब प्रेसिडेंट रूल की बात होगी हमारी, कि वो भी डिमांड कर रहे हैं, जो कि जनता कर रही है, पॉलिटिकल स्तर पे अभी नहीं हो रहा। बट आपको क्या लगता है ये जो अर्थव्यवस्था है, कि इसको देखते हुए और इतनी ज्यादा महामारी की जो कंडीशन बढ़ती जा रही है, इसको देखते हुए कि प्रेसिडेंट रूल के लिए पॉलिटिकल लोग कब सजग होने वाले हैं उसकी मांग के लिए? क्या आपके हिसाब से, आपकी क्या राय है इसमें? जहां तक मुझे लग रहा है कि जो हमारे आला नेतागण हैं उनमें इस विषय पर चर्चा चालू है, और मुझे लगता है अगले 24 घंटे, आप अगले 48 घंटों के अंदर कुछ इस पर रिजल्ट आएगा, और जो हमारे नेता डिसाइड करेंगे वो हम सभी कार्यकर्ता उसको फॉलो करेंगे। अच्छा, और एक और चीज जाते जाते जो हमारे सेशन को रैप अप करते हुए, इसमें जो अर्थव्यवस्था को देख करके आपको ये सरकार, प्रेसिडेंट रूल की बात होगी, ऑफ कोर्स प्रेसिडेंट रूल आएगा तो सरकार गिरेगी, और वैसे भी अगर सरकार चलती है इस कोरोना के बाद या कितने टाइम तक, आपकी क्या है इसमें राय? जैसे हमने और जनता भी ये चीज प्रश्न को जानना चाहती है कि उस कितने दिन की सरकार है ये, इस हिसाब से अगर चलेगा, आपकी ऐसी इस वाक्य पे कोई टिप्पणी है? ये था जनता का सवाल। जनता का सवाल आज के तारीख में ये है कि सरकार लोगों को सही वक्त पर एम्बुलेंस क्यों नहीं दिला पा रही है? सरकार लोगों को सही वक्त पर बेड क्यों नहीं दिला पा रही है? सरकार डेड बॉडीज को सही वक्त पर क्यों नहीं अपने परिवारजनों को देकर, हैंड ओवर कर उसका अंतिम जो ये कर पा रहे? तो मेरा आपसे यही सवाल है कि आपने मुझसे सवाल पूछा, तो मेरा आपसे सवाल है कि ये सवाल आपको उद्धव जी से पहले पूछना चाहिए कि आप अगर नहीं कर पा रहे हो तो आपको रेजिग्नेशन देके आपको ही रिक्वेस्ट करना चाहिए माननीय पंतप्रधान जी से कि आप संभालिए, हमसे नहीं संभाला जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि महाराष्ट्र की सरकार, महाराष्ट्र की जनता का इस पॉइंट पे तेजिंदर जी एक लास्ट जो है एक टिप्पणी चाहूंगा, कि क्या भविष्य में जो शिवसेना और भाजपा का गठबंधन था, जो कि दूसरे के साथ मिल करके वो एक महाअघाड़ी सरकार के रूप में हम देख रहे हैं, क्या वो गठबंधन वापस से देखने को मिल सकता है आने वाले समय में? देखिए, मैं पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं और मैं ये समझता हूं कि जो पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेतागण हैं तो वही ये सवाल का जवाब दे तो इसी में बेहतर रहेगा। और हम जो पार्टी से आदेश आता है हम उसका पालन करते हैं और आगे भी लोगों की सेवा करते रहेंगे। बाकी जो पार्टी डिसीजन ले है वो हमारे लिए फाइनल है। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ तेजिंदर सिंह टेवाना, जो कि मुंबई स्टेट के यूथ के प्रेसिडेंट हैं, जिन्होंने ये हमें बताया है कि आने वाला समय जो है वो इस करंट मौजूदा सरकार के भविष्य के लिए बहुत ही डामाडोल भरा हो सकता है, जैसी कि इनकी नीतियां चल रही हैं। तो ये थी गौरव नरूला की रिपोर्ट पॉलिटिकल दाव पेच के लिए मुंबई से।